हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें बहुत ही कम बच्चों को दिक्कत आती है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा उनको ही दिक्कत आती है, वरना ये चैप्टर बहुत आसान है। नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड ये चैप्टर है और इसमें कुछ भी ज्यादा खास नहीं करना। तो ये रहेगा हमारा वन शॉट वीडियो और एक ही वीडियो में हम रियल नंबर्स का खेल खत्म करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, यानी कि पहले कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो चाहे आपको एचसीएफ निकालना हो चाहे आपको एलसीएम निकालना हो, इसमें एक ही मेथड आपको यूज करना है, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत आसान है, बहुत आसान। इसमें आपको कुछ नहीं करना। पहले तो आपको जो भी नंबर दे रखे हैं 6, 72 और 120, इनका आपको निकाल लेना है। क्या? इनका आपको निकाल लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको करके दिखा देता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं 6 का करूं तो आपको एक ग्रिड बना लेनी है और इसको प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना है। ये हमने कर रखा है कई बार, तो ठीक है। तो 6 को मैं बोल सकता हूं क्या, 2 इंटू 3। ओके। अगर मैं 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने करूं तो आप बोलोगे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है भाई। इसको हम करते हैं 2 से, फिर काटते हैं 18 बार, और फिर 2 से काटते हैं तो ये 9 बार, और 3 से इसे काट देते हैं तो 3 से 3 बार, और 3 से ही अगेन 1 टाइम। तो अगर मैं 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास लिखूं तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3, और 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2। ओके, इतना आसान है ऐसे करना। और अगर मैं 120 यानी कि 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो आप बोलोगे 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना बहुत आसान है। 2 से इसे काटूंगा 60 टाइम्स, 2 से इसे काटूंगा 30 टाइम्स, 2 से इसे काटूंगा 15 टाइम्स, और अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा 5 टाइम्स, और ये 5 से जाएगा केवल 1 टाइम। तो यानी कि मैं इधर लिख सकता हूं कि 2 आ रहा है भाई 3 बार, यानी कि 2 की पावर 3, 3 आ रहा है इधर 1 टाइम, और यहाँ पे आ रहा है ये 5। तो आप देख सकते हो 15 इंटू 8 120 ही होता है। आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये चीज का ध्यान आपको विशेष रखना है। इस चीज में ही आपका एलसीएम और इसी में ही आपका एचसीएफ छुपा है। यानी कि आपको एचसीएफ और एलसीएम में और कुछ भी खास नहीं करना। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो आपको करना है वो स्टेप बहुत ध्यान से आपको सुनना है कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। आपको जो एचसीएफ निकालना है, जो आपको एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन चीजें लिखनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या चीज कॉमन है? तो आप बोलोगे भाई 2 तो सब में आ रहा है, तो लिख दो भाई, लिख दो। फिर आप बोलोगे 3 तो सब में आ रहा है, तो लिख दो। फिर आप बोलोगे 5 सब में आ रहा है, नहीं भाई 5 सिर्फ 120 में है, इन दोनों में नहीं है, तो मैं उसे नहीं लिखूंगा। यानी कि एचसीएफ में आपको क्या लिखना है? एचसीएफ में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीजें लिखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। तो यानी कि एचसीएफ में आपने कॉमन चीजें लिख ली, कॉमन। ठीक है, आप बोलोगे भाई कॉमन चीज तो लिख ली, इन पावर्स का क्या करूं, इसमें पार्ट्स भी तो हैं। तो मैं आपको बोलता हूं पार आपको लेनी है कम से कम। दिमाग में बैठा लेना, कम से कम। तो आप मुझे एक बात बताओ, 2 की कम से कम पावर कितनी है? तो आप बोलोगे इधर 1 है, 3 की पावर इधर 1 है, 2 की पावर 3 है। ओके, तो 2 की पावर कम से कम है 2, सॉरी 1। यानी कि 2 की पावर कम से कम कितनी है? आप बोलोगे 1। ओके, 3 की पावर कम से कम कितनी है? आप बोलोगे कम से कम है 1। ओके, 2 वाली मैं नहीं लूंगा, ये कम से कम नहीं है मेरे पे, इससे भी कम है। तो यानी कि 2 इंटू 3 इसका एचसीएफ आ जाता है 6। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि 6 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा, यानी कि 6 एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर का फैक्टर है, यानी कि कॉमन फैक्टर। तीनों नंबर का है तो इसलिए कॉमन, और डिवाइड कर पा रहा है 6 इन तीनों को, इसलिए फैक्टर। और हाईएस्ट भी है, यानी कि 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को एक ही साथ काट सके। ओके, तो अब हम आ जाते हैं एलसीएम पर। अब हम आ जाते हैं किस पे? एलसीएम पर। तो एलसीएम में आपको क्या लिखना है? एलसीएम में आपको क्या लिखना है आप मुझे बताओ। एलसीएम में आपको क्या लिखना है? तो आप बोलोगे भाई एलसीएम में तो हमें सब कुछ लिखना है, सब कुछ। जो भी नंबर दिख रहे हैं सबको लिख दो। तो आप बोलोगे मेरे को तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और मेरे को 5 दिख रहा है। ये नंबर मुझे दिख रहे हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मेरे को इधर 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। जो भी नंबर मुझे मिलेंगे सबको लिखूंगा। ओके, उसके बाद क्या आपको फॉलो करना है? उसके बाद आपको पार लेनी है सबसे बड़ी, यानी कि आपको सबसे बड़ी पार लेनी है। तो आप बोलोगे भाई 2 की सबसे बड़ी पार मेरे पास 3, 3 और 1, यानी कि 3 है।
3 की सबसे बड़ी पावर मेरे पास 2 है और 5 की सबसे बड़ी पावर मेरे पास 1 है। आई बात समझ में? यानी कि मुझे एचसीएफ में ध्यान रखना है कि पावर लेनी है छोटी और लेने हैं केवल कॉमन नंबर, और एलसीएम में ध्यान रखना है कि मुझे सब लिखना है और पावर लेनी है बड़ी से बड़ी। ओके, तो अल्टीमेटली ये मेरे पास कितना बनेगा? आप बोलोगे भाई 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 2 इंटू दो 8, 3 की पावर 2 9 होता है और 5 की पावर 1 5 होता है। भाई मल्टीप्लाई करना तो कितना आसान है, 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 9 360। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, इतना क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे। तो सेकंड कॉन्सेप्ट मुझे बोलता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। ओके, और वेरीफाई करो कि एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स होगा कि नहीं। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम है मेरे को 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है भाई, आप बोलोगे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने में क्या है, आपने अभी बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो कर दो भाई कर दो। तो अगर मैं 26 का करूंगा तो ये कितना आएगा? आप बोलोगे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कटेगा 13 बार और 13 से कटेगा 1 बार। इतना आसान है इसको करना। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे कि 91 का और करके दिखा दो, तो आप बोलोगे 91 का करके दिखा देते हैं। ये 13 से 7 टाइम्स और 7 से ये 1 टाइम, 13 7 टाइम्स 91। ओके भाई, तो अब अगर मैं 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अगर मैं 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो ये 13 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ओके, आप बोलोगे भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो अब बहुत ही आसान है, एचसीएफ मुझे निकालना है। तो एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ लिखने हैं कॉमन नंबर्स। ओके, तो कॉमन इनमें से कौन है? आप बोलोगे 2, नहीं कॉमन नहीं है भाई। 13, हाँ भाई यही कॉमन है। और पार लिखनी है छोटी से छोटी, तो छोटी छोटी आप बोलोगे 1। अब मैं बोलूं एलसीएम में, एलसीएम में तो आप बोलोगे सब लिख दो, सब 2 दिख रहा है लिख दो, 13 दिख रहा है लिख दो, 7 दिख रहा है लिख दो। उसके बाद जो आपको पार लेनी है वो बड़ी से बड़ी, तो 2 की सबसे बड़ी पार मेरे पास 1 ही है, 13 की सबसे बड़ी पार 1 ही है और 7 की सबसे बड़ी पार 1 ही है। तो इनका जो एचसीएफ बनता है वो बनता है 13, और इनका जो एलसीएम बनता है वो कितना बनता है भाई? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 2 इंटू 7 14, और 14 का मैं 13 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये कितना बनेगा भाई? आप बोलोगे कितना बनेगा? ये बनेगा आपके पास 182। ओके भाई, तो ये आपके पास बनेगा 182। तो ये मेरा हो गया इनका एचसीएफ और एलसीएम। पर क्वेश्चन ने कुछ और भी बोला है कि ये दिखाओ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। तो भाई चेक कर लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो ये प्रॉपर्टी है, होगा ही। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ देखूं, अगर मैं इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ देखूं तो ये क्या बनता है? आप बोलोगे यहाँ पर एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। देखते हैं ये वाली व्यवस्था यहाँ पे बनती है कि नहीं। तो अगर इनका एलसीएम देखूं तो आप बोलोगे 182, इनका एचसीएफ देखूं तो आप बोलोगे 13, और एक नंबर देखूं तो 26 और दूसरा नंबर देखूं तो 91। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करके देख लेते हैं क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं। इसको ऐसे मत काट देना, आप दिखा देना कि एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रही है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, देखते हैं कि इनका मल्टीप्लाई आता है कि नहीं। तो 182 का मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 13 में, तो 3 2 टाइम्स 6 और 18 3 जा 54। ओके, और यहाँ पर 182 एज इट इज उतर जाना चाहिए। तो ये 6 का 6 और ये 6 और ये 13 और ये 2, तो मतलब 2366। तो यहाँ आना चाहिए 2366। क्या ये बराबर होगा 26 इंटू 91 के? तो ये भी देख लेते हैं भाई, ये भी चेक कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 26 इंटू 91 यानी कि 26 इंटू 91, तो ये बनेगा 26, और ये 9 6 टाइम 54 और 9 2 जा 18 और ये 23। तो ये कितना बन रहा है? 2366। ये कितना आ गया? 2366। तो यानी कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ गई, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, और ये इसलिए हो गया वेरीफाइड। ठीक है, इतनी चीज आपको समझनी है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बोलता है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू x की पावर 3 इंटू y की पावर 2 एंड b इक्वल टू x की पावर 1 इंटू y की पावर 3,
जहां पर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि a का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, a का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है। आप बोलोगे भाई a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो x की पावर 3 इंटू y की पावर 2 है, और b का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो x इंटू वाई की पावर 3 है। तो इतनी आपको व्यवस्था यहाँ पर दे रखी है, इतना क्वेश्चन में आपको बोला है, ठीक है। तो इतना अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इसने ही करके दिया है तो क्या मेरे को कुछ करना है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन है? आप बोलोगे नहीं भाई कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं इनका एचसीएफ निकाल सकता हूं? आप बोलोगे एचसीएफ निकालना तो आपने बड़े प्यार से सिखाया है, आपने बोला जो कॉमन है वही लिखना। क्या एक्स सब में है? हाँ भाई है। क्या वाई सब में है? हाँ भाई है। और पार आपको कैसी लिखनी है? छोटी में छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि x की पावर सबसे छोटी मेरे पास कितनी है, 1, y की पावर सबसे छोटी, देखो इधर 2 है इधर 3 है, तो छोटी कितनी होगी, 2। तो यानी कि इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो x इंटू वाई की पावर 2 आ जाएगा। क्या इसने मुझसे एलसीएम निकालने को बोला? नहीं, पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ, एलसीएम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालू, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालू, तो क्या आने वाला है? आप बोलोगे कि सब लिख दो, लिख दो भाई साहब, लिख दो, ठीक है। और पार लिखना बड़ी, x की सबसे बड़ी पावर 3, y की सबसे बड़ी पावर 3, तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। यानी कि आपको पता लग गया कि इधर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वेरिएबल्स हो, चाहे कैसे भी हो, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने एक और बढ़िया क्वेश्चन पे कि गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23, ओके, एंड देयर एलसीएम इज 1449 और एक नंबर उसमें 161 है, फाइंड द अदर। तो आप बोलोगे भाई अब भी आपने सिखाया है कि दो नंबर अगर होते हैं तो उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर यानी कि ए और दूसरा नंबर यानी कि बी। तो ये आपको फंडा दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है, ये फंडा आपको दिमाग में बिठा के रखना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये फंडा दिमाग में बिठा के रखना है तो इसमें एक नंबर मेरे पास क्या है? आप बोलोगे एक नंबर तो मेरे पास 161 है, दूसरा नंबर मेरे पास क्या है? बी है। एचसीएफ कितना है? तो आप बोलोगे 23 है, और एलसीएम कितना है? 1449 है। यानी कि एक चीज आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इधर एचसीएफ दे रखा था 23, एलसीएम दे रखा था 1449 इक्वल टू 161 इंटू बी। तो अब इसको मैं नीचे उतार, बहुत से बच्चे इतने बेवकूफ हैं, इसे मल्टीप्लाई कर जाते हैं। नहीं भाई, इसे मल्टीप्लाई मत करो यहाँ पर इस बार, क्योंकि मुझे यहाँ पर दूसरा नंबर फाइंड करना है। इसको बराबर दिखा दिया, अब यहाँ पे 161 को उतार देते हैं और ये बराबर बी आ जाता है। इसको इससे काट देना 7 बार और इसको इससे काट देना 207 टाइम्स, यानी कि दूसरा नंबर इधर आपके पास कितना हो जाएगा? 207, ठीक है। इतना आसान है ऐसे करना, ठीक है भाई। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए भाई, ओके। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। यहाँ पे आपको दो टैंक दे रखे हैं 504 एंड 735 लीटर्स के, ठीक है। तो टू टैंक्स कंटेन 504 लीटर एंड 735 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। दो टैंक हैं जिसमें इतना इतना मिल्क है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ईदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन भले ही आपको कम समझ में आए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। आपके पास एक 10 लीटर का टैंक है और आपके पास एक 20 लीटर का टैंक है, ठीक है भाई। मैं आपसे पूछता हूं, आप इनको खाली करना है, इसमें पूरा मिल्क भरा हुआ है यहां तक, इनको खाली करना है, एम्प्टी करना है। तो आप एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा मग लेकर आओ जिससे इसे खाली किया जा सके। आप बाजार में गए, आपने बोला कि भाई 1 लीटर का ले आऊं, खाली किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसे 10 बारी में, ऐसे 20 बारी में, क्यों नहीं किया जा सकता, ओके। पर क्या ये मैक्सिमम कैपेसिटी का होगा? क्या ये मैक्सिमम, क्या इससे बड़ा नहीं हो सकता? तो आप बोलोगे हाँ भाई 2 लीटर का हो सकता है इससे बड़ा, इसे इसे 5 बार और इसे 10 बार खाली कर दूंगा, ओके। क्या और बड़ा नहीं हो सकता? आप बोलोगे 4 लीटर का हो सकता है, नहीं इसे 2.5 बार कैसे खाली करूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स भी लिखा है, ओके। तो क्या 5 लीटर का हो सकता है? 5 लीटर, आप बोलोगे हाँ भाई 5 लीटर का हो सकता है, इसे 2 बारी में और इसे 4 बारी में खाली। तो आप बोलोगे यार ऐसे तो मैं क्या बनाता चला जाऊंगा, क्योंकि 10 लीटर का भी तो होता है, 10 लीटर का, इसे 1 बारी में और इसे 2 बारी में, तो टोटल 3 बारी में ये दोनों ही टैंक खाली हो जाएंगे।
तो इसका मतलब यहां पर क्या है, 10 से बड़ा और कोई नंबर। आप बोलोगे 20 लीटर भी तो होता है, 20 लीटर से डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि 10 लीटर वो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर है जो इन्हें खाली कर सकता है या इन्हें नाप सकता है। कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, मेजर, एम्प्टी, जो आप यूज करना चाहो। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 10 और 20 का ये वाला 10 क्या है, एलसीएम या एचसीएफ, फैक्टर है या मल्टीपल है, आप बोलोगे ये इन्हें डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये इनका फैक्टर है। मल्टीपल कैसे हो सकता है, क्योंकि 20 का मल्टीपल 10 कैसे हो सकता है, 20 की टेबल में 10 थोड़ी ना आता है। इसका मतलब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा यहाँ पर कि रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विल बी या इक्वल टू एचसीएफ ऑफ, कौन सा नंबर है मेरे पे, 504,735, यानी कि इन दोनों का मुझे निकालना पड़ेगा एचसीएफ, जैसे 10 और 20 का निकाला था एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना तो आप बड़े आसानी से जानते हो कि आप बोलते हो कि भाई पहले तो 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन बिठा लो, ठीक है भाई, और फिर 735 का बिठा लो, और एचसीएफ निकालना में आता है, जो भी कॉमन है वो लिख लो, पार सबसे कम से कम लिखो। तो अब मैं इसे डिवाइड करने वाला हूं 3 से, तो आप बोलोगे भाई 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 टाइम 3, और ये बचेगा 26 और ये 8, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? फिर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं तो ये बचेगा 56, फिर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं, ये बचेगा 28, फिर मैं 2 से इसे डिवाइड करता हूं तो ये कितना बनेगा भाई 14, और फिर मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना बनेगा 2, और फिर 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना बनेगा आपके पास 1, ठीक है। करना प्राइम नंबर से, बहुत से बच्चे इधर 9 से काट देते हैं और पूरा आंसर की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब मैं ऐसे करने वाला हूँ 7 से 105, फिर मैं ऐसे करने वाला हूँ 5 से 21, जो आपको दिख जाए पर प्राइम नंबर हो, ये ध्यान रखना। फिर मैं ऐसे करने वाला हूँ 3 से, और ये 7, और ये ऐसे करने वाला हूँ 7 से, और ये 1। तो भाई आप बोलोगे इतना बढ़िया काम हमने आपको करके दे दिया कि हमने 504 और 735 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या बचा है, तो आप बोलोगे 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना बना, 2 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी कि 3 की पावर 2, ओके भाई। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, यानी कि 2 की पावर 3। 5 कितनी बार 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो बोलो इतनी बात समझ में आई? कितना इजी है यार इसे करना, प्राइम फैक्टर निकालो कर लो, मतलब सबसे आसान मैथ्स है, आप ये समझो कुछ भी नहीं है इसमें। और उसमें भी कुछ बच्चे एंड तक परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पे 7 की पावर कितनी है, आप बोलोगे 2, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे यार एचसीएफ तो आपने हमें रटा के रखा हुआ है, बिल्कुल रटा के, कि जो भी नंबर्स हैं कॉमन उनको ही लिखना और किसी को मत लिखना। तो मुझे बताओ कॉमन कितने हैं, आप बोलोगे 3 कॉमन है भाई, एक तो दोनों में है, ये देखो यहाँ भी और यहाँ भी, और 7 कॉमन है, दोनों में है, एक यहाँ भी यहाँ भी। अच्छा आप बोलोगे अब पार कौन सी लूं, ये तो बता दो। बता रखी है भाई, पार छोटी में छोटी, लीस्ट, सबसे छोटी पार। तो सबसे छोटी पार अगर मैं 3 पे जाऊं तो ऑप्शन है 2 और 1, तो मैं 1 के साथ जाऊंगा, और 7 पे जाऊं तो 1 और 2 यानी कि, तो ये कितना हो गया 21, यानी कि 21 लीटर इज द आंसर, यानी कि 21 लीटर वो कैपेसिटी का कंटेनर है जो इन दोनों को मेजर, एम्प्टी, कुछ भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है भाई, समझ में आई ये बात? तो इतना आसान है इस क्वेश्चन को करना, ओके। तो अब हम आ जाते हैं एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक पे ये लोग जाते हैं, तो 3 बंदे हैं और हर एक का स्टेप यहाँ पे दे रखा है, ओके, 40, 42 और 45 रेस्पेक्टिवली। तो मिनिमम डिस्टेंस इनको कितनी चलनी चाहिए कि ये सेम डिस्टेंस कवर कर पाए और कंप्लीट स्टेप में कर पाए, ठीक है। तो देखो इसकी एप्लीकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से बच्चे इसमें भी पागल से हो जाते हैं, बदतमीजी कर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, इधर एक बंदा अगर मान लो 2 मीटर का स्टेप चल सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर ले लेते हैं, 2 मीटर ज्यादा हो गया, टांगे फट जाएंगी, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर का चल सकता है दूसरा बंदा, ठीक है भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ये एक स्टेप चलेगा तो 2, दूसरा स्टेप चलेगा तो 4 सेंटीमीटर टोटल, और तीसरा स्टेप चलेगा तो 6 सेंटीमीटर टोटल कवर कर सकता है। बात समझ में आई? यानी कि 3 स्टेप में 6 सेंटीमीटर कवर कर सकता है, बात समझ में आई? ये एक स्टेप चलेगा तो 3 सेंटीमीटर, दूसरा स्टेप चलेगा तो 6 सेंटीमीटर, समझ में आई? यानी कि दूसरे स्टेप में ही ये 6 सेंटीमीटर कवर कर सकता है,
यानी कि ये दोनों ही 6 सेंटीमीटर कवर कर सकते हैं कंप्लीट स्टेप्स में। कंप्लीट क्यों? क्योंकि ये 3 होल नंबर और ये 2 होल नंबर, ये 2 स्टेप चलेगा खत्म, ये 3 स्टेप चलेगा खत्म, 6 सेंटीमीटर कवर। क्या ये 6 इनका एलसीएम है या एचसीएफ? आप बोलोगे ये 6 इनका एलसीएम है। यानी कि अगर मुझे तीनों को साथ और सेम स्टेप कवर करवाने हैं तो मुझे निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम यानी कि अगर मैं 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर चलने वाले बंदे हैं, और अगर मैं इनका क्या निकालना चाहता हूं कि ये कितना दूरी, ऐसी कौन सी कम से कम दूरी है जो ये साथ चल सकते हैं, मतलब सेम चल सकते हैं। जैसे 2 और 3 वाले में अगर मैं बोलूं कि ये दोनों 12 चल सकते हैं क्या? आप बोलोगे हाँ चल सकते हैं। तो आपने 6 क्यों आंसर दिया? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी, कम से कम, तो कम से कम दूरी 6 ही है ना, उससे कम तो नहीं है ना। वैसे तो और भी है 12, 18, खूब सारी है। ठीक है, दोनों ही चल सकते हैं, सेम चल सकते हैं, बट हमें लेनी है क्या? कम से कम, मिनिमम। तो अगर मैं 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, देखो इतना तो आप मन में कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 की पावर 3, 8 इंटू 5 होता है ना बेटा। ठीक है, और अगर मैं 42 का करूं तो ये होगा 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है भाई, 7 इंटू 6 होता है, गलत तो नहीं कर रहे भाई। अगर मैं 45 की बात करूं तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात? इतना ईजी ऐसे करना। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो आप बोलोगे एलसीएम में यार आपने बोला था सब लिखना, तो सब लिख लेते हैं। 2, 5, 7, 3, तो कितना कितना आ रहा है? 2, 5, 7 और 3। पर पार में जब आओ ना, पार में तो सबसे बड़ी लिखना भाई। 2 के पास सबसे बड़ी पार 3 है। ठीक है भाई, 5 के पास सबसे बड़ी पार 1 है, और 3 के पास सबसे बड़ी पार 2 है, और 7 के पास 1 है। तो भाई इतना डिस्टेंस इन्हें कम से कम चलना पड़ेगा ताकि ये सब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए इन कंप्लीट स्टेप्स। तो अगर मैं ये देखूं तो ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 5, ये कितना होता है 7, ये कितना होता है 3। तो भाई ये मल्टीप्लाई आपको करनी है सुंदर सी। 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 7 84, यानी कि 840 सेंटीमीटर इन तीनों को ही चलना पड़ेगा। 840 सेंटीमीटर ये ऐसी डिस्टेंस है जो तीनों चल सकते हैं। ठीक है, ये सबसे कम है। इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं होगा कि ये तीनों एक दूसरे को मिल जाएं। ये ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है तीनों एक दूसरे को मिले। ठीक है, तो ये 840 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक। ठीक है, ये ऐसा ही सबसे छोटा नंबर है जो तीनों चल सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब भाई ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रैफिक लाइट है जो कि एक ट्रैफिक लाइट जो कि 40 सेकंड बाद और दूसरी ट्रैफिक लाइट जो कि 32 सेकंड बाद एक दूसरे को चेंज होती हैं। ठीक है, यानी कि एक ट्रैफिक लाइट है जो हर 40 सेकंड में चेंज होती है, हर 40 सेकंड। ठीक है भाई, और दूसरी हर 32 सेकंड, हर 32 सेकंड। जैसे आपने टाइमर सेट करा 0 पे, तो ये 32 सेकंड बाद, फिर अगली बार 64 सेकंड बाद, ऐसे करके ये चेंज होती रहेगी, 96 टाइम्स बाद। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को मुझे क्या करना है? एट अ सर्टेन टाइम दे चेंज टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर। ठीक है, तो मुझे बात बताओ कि ऐसा कौन सा समय होगा जिसपे ये दोनों ही साथ में चमक रही होंगी। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अगर कोई एक 2 मिनट बाद, जैसे मैं आपको बोलूं एक कोई 2 मिनट बाद लाइट आपकी चमकती है, ठीक है, और एक 3 मिनट बाद आपकी लाइट चमकती है, ऑन होती है। ठीक है, तो मैंने पहले दोनों को टाइमर सेम करा, यानी कि 0 मिनट टाइमर सेम है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि 2 मिनट हुए तो ये चमकी, 4 मिनट हुए फिर चमकी, 6 मिनट हुए फिर चमकी। ओके, इसका देखा तो 3 मिनट हुए चमकी, फिर और 3 मिनट हुए तो चमकी। तो आप बोलोगे जब 6वां मिनट टाइमर में हो रहा होगा तो ये दोनों ही चमक रही होंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप बोलोगे इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 6 इनका एलसीएम है। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो यानी कि 6 इनका एलसीएम है, तो पहले इनका फैक्टराइजेशन कर लो। तो फैक्टराइजेशन 40 का तो भाई बहुत आसान है, अभी पीछे किया था। 8 इंटू 5 होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ओके, 32 का कितना होता है? आप बोलोगे ये होता है भाई 16 इंटू 2, 16 इंटू 2। तो 16 आपके पास क्या होता है? देखो 16 इंटू 2, 16 ये होता है, ठीक है, 2 की पावर 4 और इंटू 2, तो ये टोटल 2 की पावर कितनी हो गई?
5, यानी कि अगर आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है? 32। ठीक है, अब बात करते हैं इनके इनके एलसीएम की, इनके एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या करना है? आप कहोगे सब कुछ लिख देता हूं मैं, तो भाई सब कुछ जो दिखता है वो लिख देता हूं, सब कुछ। ठीक है, और 2 की सबसे बड़ी 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 पावर कितनी है? 5, और 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1। तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे 32 इंटू 5। बात समझ में आ रही है? क्या हो गया ये? 32 इंटू 5। तो अगर मैं 32 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप बोलोगे ये होता है आपके पास 160 सेकेंड्स। 160 सेकेंड्स, यानी कि जब 160वां सेकंड होगा तब ये आपस में साथ बज रही होंगी या जल रही होंगी। इधर कुछ भी हो सकता है, रिंग कोई रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी बजना, साथ होना, स्टेप साथ चलना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये ट्रैफिक लाइट्स हैं तो ये साथ में चेंज हो रही होंगी। ठीक है, अब ध्यान से एक बात सुनो, अगर आप तो इस 160 सेकंड को आपको मिनट में भी करना पड़ सकता है, यानी कि इसका आंसर आपको मिनट में भी देना पड़ेगा। तो अगर मैं 160 सेकंड की बात करूं तो आप बोलोगे 160 सेकंड्स को भाई ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, 120 सेकंड प्लस 40 सेकंड लिखा जा सकता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ भाई। अब मुझे पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 120 सेकंड में 2 मिनट होने चाहिए। ठीक है, तो ये कितना है भाई? आप बोलोगे ये है 2 मिनट 40 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट 40 सेकेंड बाद ये वाली जो लाइट्स हैं ये साथ में बजेंगी, साथ में ब्लिंक करेंगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने एक और क्वेश्चन पे, जहां पे आपके पास क्या है कि चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n आप 6 पे पावर चढ़ाते हो n, जो कि नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 अप टू कुछ भी हो सकता है, और ये क्या 0 से एंड करेगा, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा कि नहीं, ये हमें देखना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 6 की पावर आप 1 चढ़ाते हो तो आंसर क्या आता है? 6। 2 चढ़ाते हो तो आंसर क्या आता है? 36। 3 चढ़ाते हो तो आपका आंसर कितना आता है? 216। यानी कि जब भी आप 6 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आता रहेगा। ठीक है, तो यहां से ये लॉजिक से मुझे पता लग रहा है कि 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर अगर मैं n चढ़ाऊंगा तो वो कभी 0 से एंड नहीं करेगी, हमेशा 6 से ही एंड करेगी। ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। दूसरी बात, इसको करना कैसे? आप ये समझो कहीं भी 0 आता कैसे है, तो 0 हमेशा आता है 5 इंटू एनी इवन नंबर। तो किसी भी इवन नंबर में अगर मैं 5 का गुणा कर दूं, 5 का मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे को 0 मिलता है। तो क्या इधर मेरे को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसके प्राइम फैक्टर में कहीं 5 और इवन नंबर मिलेगा? देखता हूं, दोनों साथ होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो आप बोलोगे ये 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्या इसमें आपको 5 मिला? नहीं। इवन नंबर मिला? हाँ। क्या 5 और इवन नंबर एक साथ मिले? नहीं। इसका मतलब ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक बार एनसीईआरटी भी रेफर करनी है, उसमें लिखा कैसा एक बार पढ़ के जाना है, दिमाग में बिठा के जाना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल लास्ट, और बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब हो सकता है नंबर सिस्टम में, रियल नंबर में आपको यही वाला क्वेश्चन मिल जाए कि आपको √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर √5 ले रखा है, जरूरी नहीं है √5 हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पर √p हो सकता है, √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, √7 हो सकता है रूट में केवल p डाल के देते, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं इसको जल्दी से करके दिखा दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको लेट कर लेना। लेट की √5 एक रैशनल नंबर है, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। तो √5 को आपको रैशनल नंबर मान लेना है। अगर आपने √5 को रैशनल नंबर मान लिया तो आप मुझे एक बार बताओ, क्या √5 इक्वल टू p/q की फॉर्म में नहीं आ जाएगा, जहां पर p और q आपस में क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब क्या होता है? जिनका एग्जैक्टली वन ही फैक्टर हो, वन कॉमन हो, बस और कुछ कॉमन नहीं हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 और 5, ये दोनों आपस में क्या है? कोप्राइम है, क्योंकि इन दोनों के बीच में केवल एक ही कॉमन है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए? कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन है, सबको पता होती है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, इस क्यू को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो ये क्या दिखेगा? आप बोलोगे √5q इक्वल टू p। बहुत बढ़िया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? आप बोलोगे ये मिलने वाला है 5q² इक्वल टू p²।
बोलो आई ये बात समझ में नहीं आई? कितना आसान है ऐसे करना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिमाग लगाना है, इसके बाद आपको बोलना है कि अगर यहां पे लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं बोलूं क्या 5 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड 5 से डिविजिबल है। क्यों? जैसे आपको मैं बोलूं कि 35 इक्वल टू 5 इंटू 7, बोलो ठीक लिखा है? आप बोलोगे हाँ ठीक लिखा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 35 5 से डिविजिबल है, आप बोलोगे हाँ, तो भाई ये भी तो डिविजिबल होगी। समझ में आ रही है बात? अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर 5 से डिविजिबल है तो राइट हैंड साइड भी 5 से डिविजिबल होगी। इसी का यूज करके मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 5q² इफ डिविजिबल बाय 5 देन p² इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो इसका मतलब p² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, p² इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर p² 5 से डिविजिबल है तो p भी तो 5 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर p 5 से डिविजिबल है तो p 5 से कितनी बार डिविजिबल है? मैंने बोला c टाइम्स डिविजिबल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? यानी कि p 5 से c टाइम्स डिविजिबल है। ऐसा कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं, ये c कहां से आया? c कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर। जैसे मैं आपको बोलूं कि 42 7 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 7 से डिविजिबल है कितनी बार? 6 बार। तो ये जो c है ना, ये 6 ही है। जैसे एक मैं 5 का एग्जांपल लेके बता देता हूं। जैसे मैंने इधर बोला कि 35 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो ये 30 बराबर 5 था ना, 5 इंटू 6 होगा, ये 6 ही c है। समझ में आ रही है बात? यानी कि यहां पर मैं बोल सकता हूं कि p जो है वो 5 से डिविजिबल है कितनी बार? c बार। ओके, p 5 से c बार डिविजिबल है। बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, इक्वेशन 1 बोल दूं, और इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1, अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो देखो मेरे को क्या मिलता है। आप बोलोगे 5q² इज इक्वल टू p की जगह 5c लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ 5c²। तो ये क्या इतना आने वाला है? आप बोलोगे 5q² इज इक्वल टू 25c²। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये कितना आने वाला है? 5। तो आप बोलोगे q² इज इक्वल टू 5c²। यानी कि जो q² है वो 5 से डिविजिबल है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर q² इज डिविजिबल बाय 5, q² इज डिविजिबल बाय 5, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, q भी 5 से डिविजिबल होगा। अब यहां पर एक चीज सुनेंगे। अब ये क्या बात हुई? आप बोलोगे भाई आपने क्या बोला कि p और q को प्राइम है। क्या बोला है आपने? p और q को आपने क्या बोला है? को प्राइम बोल दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने इधर बोल दिया कि p 5 से कटता है। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। हो सकता है p 5 से कट रहा हो, q नहीं कट रहा हो, क्योंकि आपने को प्राइम बोल दिया। ठीक है, यानी कि ऐसा हो सकता है, मान लो 30,7 लिखा हो, ये 5 से कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कट रहा तो भी ये को प्राइम है, क्योंकि एक के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। कॉमन, कॉमन में मतलब कॉमन इनमें एक ही होना चाहिए, इनका HCF 1 होना चाहिए, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, आपने बोला कि p 5 से कट रहा है, ठीक है, हमें समझ में आ गया। फिर आपने बोल दिया q भी 5 से कट रहा है। ये क्या बात हुई? ये को प्राइम कहां रहे? इनका HCF फिर 1 कहां रहा? 5 भी तो आ गया इसमें। यानी कि अगर मैं ऐसा कुछ अजम्पशन ले रहा हूं कि जिसमें मैं √5 को रेशनल मान रहा हूं, तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जा रहा है, जिसमें p 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है, और ये को प्राइम रह ही नहीं जा रहे। और ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी अजम्पशन गलत है। तो ये अजम्पशन मेरी गलत है, इसका मतलब √5 इरेशनल ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में बैठानी है। एक बार आपको बुक में भी देख के जाना है अच्छे से कि ये कैसे कर रखा है, खुद भी 2-3 बार ऐसे करके देखना है, और ये क्वेश्चन आ जा रहा है तो एज इट इज आपको कर देना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, इतना इसमें है। ओके, तो ये था हमारे पास रियल नंबर का लेसन, जो कि बहुत ही आसान था। इसको आपको एक बार देखना है और प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन इसके, और इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं देखना और एग्जाम में डायरेक्ट करके आना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।